तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के पीवाईक्यू जो कि जनवरी 2025 में पूछे गए थे, राइट। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ध्यान से देखना है। 20 ml of 2 molar NaOH solution is added to 400 ml of 0.5 molar NaOH solution। तो आपसे फाइनल कंसंट्रेशन पूछी गई है। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फाइनल कंसंट्रेशन को हम MF से डिनोट करने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया गया है, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम दैट इज V1 प्लस V2। अगर आपके पास 3 सॉल्यूशन होते तो आप क्या कर रहे होते, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। अरे हाँ है ना, यस। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं एंड आंसर को निकालते हैं। देखिए एमएल में है तो एमएल में ही रखिए क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह कैंसिल आउट हो जाने वाला है एट द एंड। 20 ml यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, दैट मीन्स 2 मोलर है ना, प्लस 400 ml इंटू 0.5 मोलर डिवाइडेड बाई 400 प्लस 20। अरे हाँ है ना, 20 प्लस 400 दैट मीन्स 420 आने वाला है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 दूनी 40 एंड 4 से गुणिए तो 240 आ जाने वाला है जोड़ने के बाद, है ना। डिवाइड बाई 420 आप कर रहे होंगे तो ऐसे ऐसे दैट मीन्स इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, 0.571 आने वाला है सॉल्व करने के बाद। आपसे पूछा गया है 10 टू द पावर -2 के फॉर्मेट में, दैट मीन्स इसको आप 57.1 इंटू 10 टू द पावर -2 मोलर भी लिख सकते हैं। अरे हाँ है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। दैट मीन्स आपका ये आंसर हो जाने वाला है 57 आपने खाली जगह में लिख रहे होंगे। अरे हाँ है ना, यस। तो आसानी से इस क्वेश्चन को क्रैक किया जा सकता था ना। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, द हाइड्रोकार्बन एक्स विद मोलर मास दिस एंड 90% कार्बन। ओके, तो आपसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछी गई है। आपके पास हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन, है ना, यही तो होता है हाइड्रोकार्बन में, यस। जिसका मोलर मास है 80 ग्राम पर मोल एंड 90% कार्बन है। अगर भैया 90% कार्बन है तो 10% हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं इसमें। एंड 80 ग्राम पर मोल इसका टोटल वेट है, 90% कार्बन है, दैट मीन्स कार्बन का वेट कितना हो जाएगा, 72 ग्राम। अगर कार्बन का वेट 72 ग्राम है तो आसानी से आप 8 ग्राम हाइड्रोजन का भी वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि 80 को जब आप 80 से 72 माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 8 ही तो आ रहा होगा। अरे हाँ है ना, बिल्कुल आ रहा होगा, बहुत ही आसान है हमारे लिए ये। आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, CXHY अगर हम लिख दें तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, है ना। यस, चलिए पता करते हैं। 72 ग्राम टोटल कार्बन का वेट है, एक कार्बन का वेट कितना होता है, 12। अरे हाँ है ना, दैट मीन्स 6 आने वाले हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि टोटल कार्बन का वेट है 72, एक का होता है 12, दैट मीन्स 6। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन है टोटल 8 ग्राम, एक का होता है 1, दैट मीन्स 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ जाने वाले हैं। तो आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C6H8, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे हाइड्रोकार्बन का। मोलर मास 80 दिया हुआ है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 12 × 72, 12 इंटू 6 प्लस 8, 80 ही जनाब होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से देखिए, बाकी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म चैप्टर में इस फॉर्मूले को निश्चित तौर पे पढ़ रहे होंगे। 2C प्लस 2 प्लस N माइनस X माइनस H डिवाइडेड बाई 2। यहां पर आपके पास जो है उसको लिखेंगे, जो नहीं है उसको निगलेक्ट कर देंगे। सॉरी, कार्बन है, यस कार्बन है तो 2 इंटू 6 करेंगे, प्लस 2 एच रहेगा, नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं, तो इसको हम इग्नोर करके चलते हैं, माइनस हाइड्रोजन कर रहे होंगे दैट इज 8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, 2 × 12, 2 × 14, 14 माइनस 8 12, 14 माइनस 8 कितना होता है, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3 आने वाला है। ये हो जाएगी आपकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कैसा लगा क्वेश्चन, आसान है या थोड़ा सा टफ है, आसान ही बोलेंगे हम इसको, है ना। एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। तो आपको एक कंपाउंड का एलिमेंटल कंपोजिशन दे दिया गया है, मोलर मास भी आपको दे दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे पूछा गया है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करने से पहले आपको इंपेरिकल फार्मूला पता करना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल। तो ऐसे लिखते हैं हम CHO। परसेंटेज कहां पर दिया हुआ है, एक सेकंड, ये दिया हुआ है परसेंटेज, इसको हम लिखने वाले हैं मास परसेंटेज। 54.2 दिया हुआ है, 9.2 हाइड्रोजन का हो जाएगा एंड 36.6 ऑक्सीजन का हो जाने वाला है। अब हमें निकालना पड़ेगा मोल परसेंटेज। मोल परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, मोल परसेंटेज के लिए हमको डिवाइडेड बाई मोलर मास करना पड़ेगा, है ना। सभी के रिस्पेक्टिव मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमको मोल परसेंटेज मिल जाने वाला है, दैट मीन्स 54.2 डिवाइड बाई 12 कर रहे होंगे, क्योंकि कार्बन का देखिए ये दिया भी हुआ है, बाकी आपको याद तो होगा ही होगा, नहीं याद है तो ये दिया हुआ है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, दैट मीन्स सॉरी
ये क्या लिख दिया है हमने, इसको हटाएंगे यहाँ से, 9.2 डिवाइड बाई 1 करेंगे एंड ऑक्सीजन का होता है 36.6 डिवाइड बाई 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है आपके पास, ये आ जाएगा, अभी नहीं, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं यार, मोलर रेशियो बाद में लिखेंगे हम, है ना, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 चौक 48, 4.48 6 54 यानी कि 12 पंचे 60, 4.5 आने वाला है ना। आगे एक और आ जाएगा 9.2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 दूनी 32, 4 16 46 हो जाएगा ना, ऐसे कर सकते हैं आप, 46 16 दूनी 32 16 3 48, दैट मीन्स 2.87 के समथिंग आ रहा होगा, है ना, अप्रॉक्सीमेटली। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं मोलर रेशियो, ठीक है। मोलर रेशियो कैसे लिखेंगे, ये जो मोल परसेंटेज आपने निकाला है ना, उसको डिवाइड करना पड़ेगा इन तीनों, मोल परसेंटेज को डिवाइड करना पड़ेगा इन तीनों की सबसे छोटी वैल्यू से, यानी कि इससे, तीनों में यही छोटी है ना, यस, इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो मोलर रेशियो हमारे पास आ जाएगा। 2.28 से डिवाइड करेंगे, 9.2 को 2.28 से डिवाइड करेंगे, 2.87 को भी, ओके ये हमने यार गलत कर दिया है ना, 2.28 यहाँ पर होगा, 2.28 यहाँ पर, इसको हम हटाएंगे यहाँ से, 16 दूनी 32, यस 16 3 48 यानी कि 2.28 होगा, 2.28 हो रहा होगा। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 2 2 दूनी 4 यानी कि 2 आने वाला है, 2 चौके 8 ऑलमोस्ट 4 आने वाला है, 2 तो ये तो ऐसे ही आएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, C2H4O, C2H4O एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास क्या होने वाला है, 12 दूनी 24 प्लस 4 प्लस 1 ऑक्सीजन 16, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है 44। ये आ चुका है आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास, बट आपके पास मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 132, है ना, 132 मॉलिक्यूलर मास आपके पास दिया हुआ है, ये लिखा। अब जैसे ही आप 132 को डिवाइड करेंगे 44 से तो 3 आने वाला है, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे जब आप लिखते हैं ना तो यहां पर n लिखते हैं, n की वैल्यू क्या है 3, है ना, ये n की वैल्यू ही हमने निकाली थी, यानी कि इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा होगा, दैट मीन्स C6 होना चाहिए, C6 होना चाहिए, H12NO3, H12O3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे हाँ है ना, ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे प्रैक्टिस कर रखे होंगे, तो एक और सही है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस नहीं किया है तो हो सकता है आप एग्जाम के प्रेशर को झेल ना पाए। क्वेश्चन नंबर 4, 2.8 into 10 to the power minus 3 mole of CO2 is left after removing 10 to the power 21 molecules from its x milligram sample. The mass of CO2 taken initially, यानी कि आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। ओके जनाब, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो मास आपके पास दिया हुआ है, तो इनिशियल मोल्स निकालते हैं, कितना होगा, इनिशियल मोल्स ऑफ CO2। मोल्स के लिए क्या करना पड़ता है हमको, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट हमारे पास दिया हुआ है x मिलीग्राम, मिलीग्राम में है तो इसको सबसे पहले हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना होता है 44 होता है, 44 होता है, ठीक है जनाब। ये हो गया आपके पास इनिशियल मोल्स। हमने इसको मोल्स में कन्वर्ट क्यों किया, आप ऐसा सोच रहे होंगे, अरे भैया अगर मोल्स यहाँ पर नहीं होंगे तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड आपके पास क्या बच रहा है, मोल बच रहे हैं ना, तो आपको मोल्स से मोल्स सब्ट्रैक्ट करने पर ही तो मोल्स मिलेंगे, यस। इनिशियली आपके पास कितने मोल्स हो जाएंगे, x इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 44, ये आपके पास इनिशियल मोल्स हैं, इसमें से आप इतने मोल्स को निकालने वाले हैं, दैट इज 10 टू द पावर -21 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, इसको जब आप Na से डिवाइड करेंगे दैट इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो आपके पास लेफ्ट मोल्स आ जाएंगे, दैट इज 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3। ये वाला फॉर्मूला आपने निश्चित तौर पर पढ़ रखा होगा, जैसे ही आप इस तरीके से n नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई Na। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, 100% आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, उसी फॉर्मूले का हमने यूज यहां पर किया हुआ है। ये रहे मोल्स, ये रहे मोल्स, ये रहे मोल्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको लग रहा होगा इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखना है। 10 टू द पावर -3 यहाँ पर है, 10 टू द पावर -3 यहाँ पर है, तो क्या हम इसको अगर 10 टू द पावर -3 के फॉर्मेट में लेकर आ जाएं तो क्या हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 10 टू द पावर 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू द पावर -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से 10 टू द पावर 21 ही आ जाने वाला है ना, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको हम यहां से कॉमन लेकर के इससे कैंसिल आउट कर देंगे, ओके।
10 टू द पावर 24 ऊपर है, 10 टू द पावर 23 नीचे है, तो इसको ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर एक 10 बच जाने वाला है ना, ये भी कैंसिल आउट हो चुका है, यही पर तो गया था, यस। तो x डिवाइड बाई 44 माइनस 10 डिवाइड बाई 6.02, इसको हम इग्नोर मारते हैं, 6 ही लिख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर है, इक्वल टू 2.8 आ जाने वाला है ना, इतना ही तो आएगा, इतना ही आएगा। इसका जवाब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 132, इसको 3x हो जाएगा माइनस 6 दूनी 12 21 दहम इससे हो जाएगा, एंड 2.8 इंटू 132, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अगर हमने ऐसे कर दिया है तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको समझने में? थोड़े से अगर आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे केमिस्ट्री में, तब जाकर के आप मैथमेटिक्स में 1 या 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। अरे हाँ है ना, यस। इसको हम सॉल्व करते हैं भैया, चलिए थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए कर ही लेते हैं। 132 2.8 आप सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 8 3 24 1 25 है ना, और 2 8 कम 8 2 10, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 264 आ जाने वाला है, 6 9 36 आएगा, 1 यानी कि 369.6 आने वाला है। इसमें आप 210 जोड़ रहे होंगे, 369 प्लस 210 जो आप करेंगे तो क्या आने वाला है 3 2 5 6 1 7 9, डिवाइड बाई 3 आप करेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू 579 डिवाइड बाई 3 आने वाला है। देखिए क्या आने वाला है 19 या 57 है ना, तो 19 के समथिंग कुछ आंसर है क्या, बिल्कुल है 196.2 mg आपका करेक्ट आंसर हो रहा होगा, ठीक है। बताइए क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया तो आप इस कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे एंड फिर ये कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी आपसे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड containing 10% हाइड्रोजन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस्ड 0.9 ग्राम H2O। तो आपसे मोलर मास पूछा गया है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं। आपके पास दिया क्या क्या है, पहले तो हम इसको रफ कर लेते हैं। 0.01 जो छुप गया है ना, ये रहा 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, 10% हाइड्रोजन है उसके पास, ओके। तो यहां पर हम लिख लेते हैं मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है 10% है ना, ठीक है। मास ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड कितना हुआ है, ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं 0.9 ग्राम। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। मोल्स, इसको हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ H2O कितने हो जाएंगे 0.9 ग्राम, ये रहा H2O का मॉलिक्यूलर मास है 18, दैट मींस 0.05, यस 0.05 आने वाला है। ये आपके कितने हो गए मोल्स, मोल्स ऑफ H2O 0.05, ग्रेट। अब क्या बात, इन 1 मोल ऑफ H2O के 1 मोल में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। कोई दिक्कत है इसमें बताइए। H2O आप देख पा रहे हैं, एक H2O में 2 हाइड्रोजन है, अरे हाँ है ना, एक H2O में 2 हाइड्रोजन है, दैट मींस 1 मोल H2O में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन होने वाले हैं, है ना, ठीक है। 0.05 मोल जो कि हमने यहाँ पर निकाला है अभी, 0.05 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, इसको आप 0.05 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन होने वाले हैं। अगर समझ में नहीं आया हमने क्या किया तो इसको देखिए, 0.05 को जो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 ही आ रहा होगा, अरे हाँ है ना, यस, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या हो जाने वाला है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या हो जाने वाला है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ओके, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होगा, अब इसी बात है, मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, ये रहे। मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम ऐसे, देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो वेट हमको पता करना है, दैट मींस n इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर रहे होंगे हम। ये रहे हमारे पास मोल्स, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, दैट मींस 0.1 ग्राम हो जाने वाला है इसका हाइड्रोजन एटम्स का मास, ओके, बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें नेक्स्ट स्लाइड की जरूरत पड़ेगी आई थिंक, एंड वो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर है नहीं, तो हम पहले तो ऐड ऑन कर लेते हैं। 1 सेकेंड रुकेगा आप, इसको भैया रखेंगे जरूर, हियर वी आर, एक स्लाइड ऐड करनी है हमको, यस। अब आइए यहाँ पे, है ना, इतना सब कुछ आपको समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आइए यहाँ पे, लेट मोलर मास ऑफ
कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास था उसका मोलर मास हमने लेट कर लिया है, क्या करेंगे लेट, चलिए एम लेट कर देते हैं, एम है ना। ओके जी, बहुत ही अच्छी बात है, एम ग्राम पर मोल भी आगे आप लिख ही लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो मास ऑफ 0 पॉइंट, देखिए कितना था, 0.1 था, 0.01, 0.01 मोल। ओके, तो 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना हो जाने वाला है, n इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट हमने क्या माना है m, दैट मीन्स 0.01 इंटू एम जब आप कर रहे होंगे तो आपको ये मिलने वाले हैं 0.01 m, ये क्या आ चुका है आपके पास, मास आ चुका है, दैट मीन्स इसको ऐसे, है ना, बहुत ध्यान से देखना है, m आपने माना था मॉलिक्यूलर वेट, तो जैसे ही आपने मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मास आ चुका है, दैट इज वेट, है ना। आइए जनाब, आपसे मास परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मास परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लिख लेते हैं, है ना, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कैसे, मास परसेंटेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन है उसका मास आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आप मास परसेंटेज निकाल पा रहे होंगे, एंड परसेंटेज है इसके लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा होगा, अरे हाँ है ना, बिल्कुल, और ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, ये देखिए, है ना, खुद से नहीं लिखा हमने, 10 दिया हुआ था आपको, कंटेनिंग 10% हाइड्रोजन, तो यस 10% हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे ऐसे खत्म हो जाएगा, है ना। तो मास ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कितना है, कहाँ गया भैया, ये रहा मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 0.1, ओके 0.1 आपके पास है मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ कंपाउंड कितना है 0.01 m, m क्या है मॉलिक्यूलर वेट, एंड यही आपको पता करना है, ये रहा, इसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ पर जनाब 10 ही बचने वाला है, दैट इज इंटू 10 आप करेंगे तो यहाँ पर इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, m को यहाँ पर लेकर आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 ग्राम पर मोल आ जाने वाला है, यही है आपके मॉलिक्यूलर वेट, तो आप यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी तो आइए हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा करके दिखा देते हैं ना, इसको जब आप इधर लेकर आएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, 0.01, इसको आप ऐसे हटाएंगे तो ऐसे से आ जाएगा, हमने आपको बता दिया, बट डेफिनेटली आप इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है ये, है ना। एट द एंड आपको 100 ग्राम पर मोल आपको आपका आंसर दिखाई दे जाने वाला है। क्वेश्चन अच्छा था तो डेफिनेटली आप इसकी एक बार दो बार प्रैक्टिस जरूर से करें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, 181 gram of aluminium is allowed to react with a 128 gram of oxygen gas. Okay. The mass of aluminium oxide produced. Okay, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो आपको Al2O3 दैट मींस एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रही होती है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इसके लिए यहाँ पर 2 करेंगे आप, तो ओके नहीं 2 नहीं, यहाँ पे आप 2 करिए, यहाँ पे आपको 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 4 करना पड़ेगा, है ना, एंड देन यहाँ पर हम 3 कर देंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो जाएंगी, 6 यहाँ पर ऑक्सीजन। अब जाकर के हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, अरे हाँ या ना, यस। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपको वेट दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का वेट दिया गया है एंड ऑक्सीजन का वेट दिया गया है, तो आपसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वेट पूछा गया है। बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है तो जनाब करिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये। मोल आपको निकालने पड़ेंगे, मोल के लिए क्या करना पड़ता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट एल्यूमिनियम का 81, मॉलिक्यूलर वेट ये दिया हुआ है 27, वेट ऑक्सीजन का 128, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16, ये रहा, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 यहाँ पर आ जाने वाला है, 16 85 16 चक्का कितना आ जाएगा 16 8 128, यस 8, तो 8 मोल्स ऑक्सीजन के आने वाले हैं। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के हिसाब से रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही होगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपको अगर आता है तो आप अप्लाई करिए। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 4 इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, एंड हियर इट इज 8 मोल्स ऑक्सीजन के डिवाइडेड बाय 3 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1 से कम आने वाली है, ये वैल्यू 1 से काफी ज्यादा आने वाली है, यानी कि 2.6 के समथिंग आएगा, दैट मींस ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाने वाला है। इसको आप एक्यूरेटली सॉल्व करेंगे तो 0.75 आएगा, है ना, इतना ही तो आएगा, एंड 3 नीचे 2.66 करके आने वाला है। एट द एंड आपको ये लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाने वाला है, दैट मींस एल्यूमिनियम जब तक रहेगा तब तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता रहेगा, जैसे ही एल्यूमिनियम खत्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी बंद हो जाएगा। यही होता है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। तो अब जो कुछ भी होगा इसके हिसाब से होगा, ऑक्सीजन की वैल्यू खत्म हो चुकी है, जब तक एल्यूमिनियम रहेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता रहेगा। आपको समझ में आ चुका है, तो यहाँ पर हम लिमिटिंग रिएजेंट वाले कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी हमें ओके ये क्या हो गया, ओके जस्ट अ सेकेंड,
इरेजर को सिलेक्ट करते हैं, इसको हटाते हैं। आपको एक बात जरूर से याद रखनी है कि जो भी बनेगा वो मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल में ही बनने वाला है। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल होने वाला है इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑल्सो इन केस ऑफ मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल होने वाला है इन केस ऑफ Al2O3। बताइए, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। अगर यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन मिल रहा होता तो हम यहां पर एल्यूमिनियम नहीं ऑक्सीजन लिख रहे होते। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। मोल कितने हैं हमारे पास? तीन मोल रहे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, सॉरी एल्यूमिनियम का। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 इज इक्वल टू मोल्स। अच्छा जी, तो आपसे क्या पूछा गया है? मास। मास पूछा गया है आपसे, तो पहले तो आपको मोल्स ही निकालने पड़ेंगे। मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 2। तो 2 से 2 चला जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 3/2 आ जाने वाला है। दैट मीन्स आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 3/2 मोल्स आ चुके हैं। n इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्मूला आपने आते ही पढ़ लिया था, एंड आपसे वेट पूछा गया है। दैट मीन्स n इंटू मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा। मोल्स क्या है? 3/2। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? Al2O3। Al2O3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 27 दूनी 54 एल्यूमिनियम की वजह से, है ना, 16 3 48 ऑक्सीजन की वजह से, तो क्या आ जाएगा? 8 4 12 5 4 9 1 10। सही किया मैंने? बिल्कुल सही किया मैंने। 102 इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 51 आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 निकल कर आ रहा होगा। इसको आप ग्राम्स में लिख लीजिए। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाने वाला है, दैट इज 153। बोलिए हाँ या ना। आपको एट द एंड इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे फोकस करके रखना है ना। ये कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है। आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है एंड मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल कर देने हैं दोनों के, लिमिटिंग रिएजेंट एंड जो भी आपसे पूछा गया है ना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। X ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, ओके, बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद aqueous NaHCO3 रिलीज CO2 दैट ऑक्यूपाइड 11.2 लीटर वॉल्यूम एट STP। तो क्या आपको बेंजोइक एसिड के बारे में कुछ जानकारी है? अगर नहीं तो देखिए जनाब, बेंजीन पर अगर आप COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं एक्वस NaHCO3 के साथ, तो जनाब आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ से H हट जाएगा, Na प्लस HCO3 माइनस के केस में Na यहाँ पर आने वाला है। दैट मीन्स इस प्रकार से आपकी बेंजीन हो जाएगी। COOH हट करके यहाँ पर Na प्लस आ जाने वाला है, एंड इसके साथ में आपको CO2 प्लस H2O मिल रहा होगा, एंड इसी CO2 का जिक्र यहाँ पर आपसे किया गया है। इसी के बारे में जानकारी आपको दी गई है। ग्रेट। ये रिएक्शन नहीं पढ़ी है तो पढ़िए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डेफिनेटली ऐसी रिएक्शंस पर जानकारी हासिल करनी होती है। नाउ इसके बारे में आपको क्या कहा गया है? 11.2 लीटर वॉल्यूम। तो क्या आपने नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला पढ़ा है? कौन सा फॉर्मूला? जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाई 22.4 एट STP, यही तो पढ़ा है हमने। तो 11.2 यहाँ पर है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.5 मोल्स निकल कर आ जाने वाले हैं CO2 के। अब कॉन्सेप्ट क्या है? 0.5 मोल्स अगर इसके आए हैं, देखिए रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है ना, तो 0.5 मोल्स अगर इसके बने हैं तो फिर जनाब 0.5 मोल्स इसके कंज्यूम भी हुए होंगे। किसके? बेंजोइक एसिड के, क्योंकि इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। आपसे इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया है, सॉरी आपसे इसका वेट पूछा गया है ना। मोल्स 0.5 होने वाले हैं, तो वेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा। जितने मोल्स इसके कंज्यूम होंगे उतने ही मोल्स इसके बनने वाले हैं। तो 0.5 मोल्स CO2 के फॉर्म हुए हैं, तो इसका मतलब 0.5 मोल्स COOH सॉरी बेंजोइक एसिड के कंज्यूम हुए होंगे। तो 0.5 यहां पर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट आप जैसे ही कैलकुलेट करते हैं इसका कितना आएगा? देखिए 6 यहां पर कार्बन हो जाएंगे, एक यहां पर, दैट मीन्स C7 हो जाने वाला है ना, और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। हाइड्रोजन देखते हैं कितने होंगे, एक यहां पर, 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है ना। यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होने वाला, दैट मीन्स H6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, दोबारा से 84, 16 दूनी 32 और 6 6 2 8 4 12 के 2 हासिल हो जाएगा 1, 8 3 11 और 1 12, 112। जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो एट द एंड आपको 112 नहीं, 8 3 11 1 12, हाँ ये हो जाएगा 122। यस 122। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.561 आ जाने वाला है। 61 ग्राम आपको ये यहाँ पर 61 लिख देना पड़ेगा। सही है। देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ गया था, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट भी आपको निकालना पड़ा था, बट यहाँ पर आपको लिमिटिंग रिएजेंट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। सही है, क्वेश्चन बढ़िया है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मोल। तो आपसे मोलैलिटी पूछी गई है, मोलैलिटी दी गई है, डेंसिटी दी गई है, मोलैलिटी पूछी गई है। पहले तो बेसिक वाले फॉर्मूले से चलते हैं, बेसिक मेथड जो है, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे, उससे कर लेते हैं, है ना। चलिए जनाब आइए, पहले तो आपको फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। किसका फॉर्मूला? मोलैलिटी का फॉर्मूला। अरे ये भी कोई बात है, मोलैलिटी का फॉर्मूला तो हमने बचपन से ही रट लिया है, अच्छी बात है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मोलैलिटी के लिए। ठीक है जनाब, अब क्या करेंगे, मोलैलिटी हमको दे दी गई है, मोलैलिटी हमको दे दी गई है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन सॉल्यूट हम लिखेंगे, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक बात ध्यान से समझेंगे, 3 मोलर का मतलब क्या होता है। देखिए 3 मोलर का मतलब होता है, यहीं पर रखेंगे आप 3, यहां पर अगर 3 रखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के। देखिए 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स है सॉल्यूट के, ये मतलब होता है 3 मोलर का। 3 मोलर मीन्स 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इनसाइड 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है फॉर्मूला, ये सही होता है। मोलैरिटी आपको 3 दे दी गई है, अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, दैट मीन्स 1000 ml, तो आप आसानी से, देखिए लेट हमने अपने मन से नहीं किया है, आप ये ना समझिएगा कि हमने अपने मन से लेट कर लिया है, यही हमें करना होता है। 3 मोलर NaCl का मतलब ही जनाब होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स NaCl के मौजूद हैं। यस, ओके। तो अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखिए डेंसिटी दी गई है हमें, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं जनाब, वेट ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम आपने पढ़ रखा है, तो ये निकालना है आपको, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आप कर रहे होंगे, तो 1000 ml इंटू 1.25, इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1250, है ना। ये क्या आ चुका है आपके पास, वेट ऑफ सॉल्यूशन। आपको मोलैलिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। अगर आप सॉल्यूट का वेट निकाल कर इससे माइनस कर दे तो डेफिनेटली हम वेट ऑफ सॉल्वेंट तक पहुंच जा रहे होंगे। अरे हाँ है ना, यस। तो कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स एन सॉल्यूट आपके पास दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन इंटू मॉलिक्यूलर वेट, यही तो करना पड़ेगा। एन सॉल्यूट दैट मीन्स ये 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास मौजूद है, 3 मोल्स। मॉलिक्यूलर वेट NaCl का क्या होगा, Na का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23, Cl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 35.5, जो आप इसको ऐड करेंगे तो 58.5 आने वाला है। जो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 या 150, 8 या 24, 1 25, है ना, 25। ओके, तो दैट मीन्स 135 नहीं, 135 नहीं होगा, 175 होगा, 175.5, ये हो चुका है आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए आपको करना पड़ेगा सॉल्यूशन के वेट, दैट इज 1250 से माइनस करना पड़ेगा 175.5 को। 175.5 को आप माइनस कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 175 यानी कि 25 24, दैट मीन्स 1074, और 74 होगा यहाँ पे 74.5, है ना। एक सेकेंड, 1074.5 ग्राम ये आ चुका है आपके पास सॉल्वेंट का वेट। अब यहां पर आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंच जा रहे होंगे। मोलैलिटी के लिए आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मिले हुए हैं, 1074.5 से आपको ये करना है, 1074.5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो अब आपको लग रहा होगा भैया इतनी तगड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, बिल्कुल कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहां पर जो हमने लिखा हुआ है वो ग्राम में है, हाँ हमने भी सोचा ये इतना बड़ा कैसे है, ये हमने जो ग्राम में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको केजी में लिखना पड़ता है। दैट मीन्स केजी में लिखने के लिए आपको यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा होगा, क्योंकि अभी जो ये इतना है ना, ये जो इतना है ये ग्राम में है, इसको जब आप पूरा कर देंगे तब जाकर ये किलोग्राम में आ जाएगा, है ना, बिल्कुल किलोग्राम में आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, ठीक है, 3000 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, और इसको हम 1074 ही रखते हैं, ठीक है। अगर ये 1000 ही होता तो पूरा 3 जा रहा होता, बट 1000 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम आएगी, 2.7 या 2.8 के अप्रॉक्स आने वाली है। तो आइए यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 2.79 आपके पास दिया हुआ है,
कैलकुलेशन नहीं करनी है, अगर आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं तो जनाब वही करने हैं। अब आप खुद सोचें, ऐसी कैलकुलेशन आप करने बैठ जाएंगे तो बहुत सारा टाइम आपके पास जाने वाला है। क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा लेंदी था बस, ठीक है। अब हम क्या करें थे आपसे, इसको हम आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड वो पर्टिकुलर फॉर्मूला हमारे सॉल्यूशन वाले, सॉरी हाँ आई थिंक सॉल्यूशन के वीडियो रिवीजन वीडियो में हमने दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला है जनाब, मोलैलिटी से मोल्स, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी का रेशियो जब भी पूछा जाएगा तो आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ये क्या है हमारे पास, मोलैलिटी है, तो इसको हम लिख ही देते हैं। ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है, पहले भी कराया जा चुका है, आपने भी करा होगा। दिक्कत ये है कि हम इसको याद नहीं रख पाते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू एम, दैट इज मोलैरिटी, है ना, डिवाइड बाई एम इंटू एम बी। देखिए ये तो मोलैरिटी ही है, मोलैरिटी, ये तो मोलैरिटी ही है। एंड ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, माइनस 1000 इंटू डी, डी बोले तो डेंसिटी। अगर ये वाला फॉर्मूला आपको आ रहा होता तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करते, वैल्यूज को पुट करते एंड सीधा सीधा आपको आंसर मिल रहा होता। ये सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आपको बेसिक आना चाहिए। हो सकता है आपको ये फॉर्मूला याद ना हो, बट अगर ऐसे फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप थोड़ा सा एज लेकर जा रहे होंगे अपने कॉम्पिटिटर से, है ना। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी कराया गया है तो आप याद जरूर से कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द मोलैरिटी ऑफ 70% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड इज दिस। तो आपसे डेंसिटी आपको दे दी गई है, मोलर मास भी दिया गया है, तो आपको एट द एंड क्या पूछा गया है, मोलैरिटी ऑफ, ओके, मोलैरिटी ही आपसे पूछी गई है। 70% मास बाई मास का क्या मतलब होता है, तो आप समझें। इसका मतलब होता है 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका ये सब इतना सा मतलब होता है केवल, और कुछ खास नहीं। तो आप मोल्स निकाल पाएंगे 70 ग्राम, है ना, 100 ग्राम ने माना है तो 70 ग्राम ये हो जाएगा। ओके, मोल्स के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है कि आपको, यस, मोलर मास ऑफ एसिड दिया हुआ है दैट इज 70, तो आपको मोल्स मिल जाने वाले हैं दैट इज 1। एन ऑफ एसिड लिख देते हैं भैया, मोनोबेसिक एसिड, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें डेंसिटी भी दी गई है, डेंसिटी दी गई है, वेट हमारे पास है, तो वॉल्यूम को हम आसानी से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इधर मास बाई डेंसिटी करना पड़ेगा, मास बाई डेंसिटी करना पड़ेगा, ठीक है जनाब। मास कितना है हमारे पास, 100 डिवाइड बाई डेंसिटी 1.25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, या चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 25 पंच 125, 25 चौकू 100, 0 0, 80 आ जाने वाला है ना, 80 ml वॉल्यूम आपको मिल जाने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास 80 ml वॉल्यूम आ चुका है, मोल्स भी हमने निकाल ली है, तो मोलैरिटी निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो चुका है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें है, 80 ml, जनाब 80 ml में है। मोलैरिटी निकालने के लिए हमको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए हम 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 12.5 मोलैरिटी आ जाने वाली है, 100 डिवाइड बाई 8 12.5 आ जाएगा। 10 टू द पावर -1 आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, दैट मीन्स आप 125 इंटू 10 टू द पावर -1 मोलैरिटी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, दैट इज 125। बोलिए हाँ है ना। क्वेश्चन आसान है ना, देखिए इस क्वेश्चन को आप टफ नहीं बोल सकते, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप टफ नहीं बोलेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड नहीं पता तो देखिए जनाब HNO3 होता है, इज लेबल्ड एज 75% बाई मास, द वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, ओके। आपके पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, जिस पे लिखा हुआ है 75% बाई मास, वही बात है 75 ग्राम नाइट्रिक, 75 ग्राम HNO3 है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अरे हाँ है ना, यही तो मतलब होता है, अभी आपको पीछे बता कर के आए हैं हम। द वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स, तो आपको वॉल्यूम पूछा गया है उस सॉल्यूशन का जिसमें 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड होने वाला है, डेंसिटी आपको दे दी गई है। चलिए ये क्वेश्चन भी पिछले वाले तरीके का ही है, ये जनाब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, 75 आपने पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, बाकी आपने बचपन में निश्चित तौर पर पढ़ा होगा। 75 ग्राम ऑफ HNO3 इसमें है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो 1 ग्राम HNO3 किसमें होगा, 100 डिवाइड बाई 75 ग्राम सॉल्यूशन में,
तो जनाब 30 ग्राम HNO3 किसमें होगा, 100 इंटू 30 डिवाइड बाई 75। अरे पढ़ा है ना, 25 तियां 75, 25 चौको 100, 3 दहम 30, यानी कि 40 ग्राम सोल्यूशन होने वाला है आपके पास। 40 ग्राम सोल्यूशन में 30 ग्राम HNO3 आपको मिल जा रहा होगा। अरे हाँ है ना, यस है ना। आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, तो जनाब डेंसिटी आपको दे दी गई है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, मास आपने निकाल लिया है 40, डेंसिटी आपको दे दी गई है 1.25। तो इसका सॉल्व करिए, ऐसे करिए, ऐसे ऐसे 25 पंचे 125, 25 एकम 25, यहाँ पर आएगा 25 छक्का 150, ऐसे। तो ये 5 या 15 32 है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। सही है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, आसानी से आप क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन ब्लास्ट फर्नेस, Fe3O4 plus 4CO gives out 3Fe4CO2। ओके, तो x ग्राम ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, अच्छा जी, तो आपको बताया गया है x ग्राम ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दिस मच अमाउंट ऑफ Fe3O4 एंड दिस मच अमाउंट ऑफ CO आर ब्रॉट टुगेदर इन द फर्नेस। तो ऐसा क्वेश्चन आप करके आ चुके हैं जनाब, कहाँ रहा वो वाला क्वेश्चन, चलिए आई थिंक ये रहे, है ना, ये रहा वो क्वेश्चन। इसी प्रकार से वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है जो आपको अभी दिखाने वाले हैं अपनी स्क्रीन पे। आइए जनाब, कहाँ था वो, गायब हो गया है क्वेश्चन नंबर, ये रहा। तो एक बार हम यहां पर लिख लेते हैं यार, Fe3O4 प्लस CO गिव्स आउट Fe प्लस CO2। रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, कि आपको करके दी गई है 3Fe4CO2। ग्रेट, यस। तो सबसे पहले तो हमको मोल्स निकालने पड़ेंगे, है ना, मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो आपके पास वेट दिया हुआ है 2.32 into 10 टू द पावर, देखिए 3 kg दिया हुआ है, kg को हम ग्राम में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 10 टू द पावर 6 कर लेते हैं, है ना, ग्राम, कोई दिक्कत इसमें। 10 टू द पावर 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, kg भी लिखा हुआ है, तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10 टू द पावर 3 से और भी ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइड बाई Fe3O4। सीधा सीधा मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 232 ये आपके पास क्या आने वाले हैं, मोल्स। इसी प्रकार से आप CO के भी मोल्स को निकालेंगे, है ना। हाँ कहाँ, ये रहा 2.8 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 3, यहाँ पर भी हम कर देंगे क्योंकि हमको किलोग्राम से ग्राम में जाना है। डिवाइड बाई कार्बन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा, दैट मीन्स 10 टू द पावर 4 आने वाले हैं मोल्स इसके, एंड इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 20 20, 10 टू द पावर 4 यहाँ पर भी आने वाले, 10 टू द पावर 4 मोल्स ऑफ CO एंड 10 टू द पावर 4 मोल्स ऑफ Fe34 इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड, है ना। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर भी जनाब यूज होगा। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल्स ये रहे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका क्या है 1, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 4। अरे हाँ या ना, बिल्कुल, ये रहा आपके पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये वाला छोटा आने वाला है, ये इसकी वैल्यू छोटी आने वाली है, यहाँ पर तो किसी से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट बन जाने वाला है जनाब। CO आपका लिमिटिंग रिएजेंट बन जाने वाला है, दैट मींस इसके हिसाब से ही अब आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, दैट मींस इसके अकॉर्डिंग ही आयरन प्रोड्यूस्ड होने वाला है। जो भी आयरन बनेगा वो इसी के हिसाब से बनेगा। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, किन दोनों को, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, n ऑफ CO डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका है 4। अरे हाँ है ना, यही तो है, n ऑफ Fe एंड इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 3। कोई भी दिक्कतें तो नहीं है, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम इक्वेट कर रहे होते हैं। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद सभी के मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल आने वाले हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पर ही हम आगे का प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे होते हैं, है ना। ये सारी बातें आपको पहले ही बताई जा चुकी है। NCO कितना है 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू NFe डिवाइड बाई 3। तो NFe जनाब क्या आने वाला है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये 3/4 इंटू 10 टू द पावर 4, ये आपके पास आ चुके हैं मोल्स ऑफ आयरन। आपसे पूछा गया है वेट, किलोग्राम में पूछा गया है, ये जो कुछ भी आप निकाल रहे हैं वो ग्राम में आ रहा है, किलोग्राम में आपसे पूछा गया है। ओके, तो वेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, 3/4 इंटू 10 टू द पावर 4, या चुके हैं आपके पास मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो आयरन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 56 होता है, 56 होता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 14 आने वाला है, 14 इंटू 3 42 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम आने वाला है। इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 420 किलोग्राम आ रहा होगा। बताइए आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल। तो 420 आपके पास आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाने वाला है, 420, है ना। 420
है क्या आप? नहीं है, चलिए अच्छी बात है। तो इस रिएक्शन को भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को निगलेक्ट नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X shows following percentage composition, कार्बन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, जो बचेगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा? देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे हम, C प्लस Cl प्लस H, इन तीनों का परसेंटेज एड ऑन करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 6 तो हम यहाँ पर एच डी लिख देते हैं, 5 4 9 8 17 के साथ फंस लग जाएगा 1 1 1 2 4 2 6 66 4 70 10 80 80.76 आने वाला है। दैट मीन्स हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना बचेगा? 100 माइनस 80.76, तो आ जाने वाला है जनाब 19.24 परसेंटेज होने वाला है किसका? ऑक्सीजन का। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिख दिया है, जो कि हमको यहाँ से रफ करना पड़ेगा, है ना। एक सेकेंड, यस, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 19.24% ऑक्सीजन आपके पास निकल कर आ जाने वाली है। आपको यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला मास पता करना है, यानी कि आपको इंपेरिकल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। चलिए आइए जनाब इंपेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन आपके पास है ऑलरेडी। मास परसेंटेज यहाँ पर हम लिखेंगे CHO एंड Cl को लास्ट में रखते हैं। तो कार्बन का कितना है? 14.5, हाइड्रोजन का कितना है? 1.8, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? 19.24 एंड क्लोरीन का है 64.46। यह है आपके पास मास परसेंटेज। तो मोल परसेंटेज के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से, रिस्पेक्टिव मोलर मास से आप डिवाइड कर रहे होंगे। तो 14.5 को कार्बन के मोलिकुलर मास दैट इज 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के लिए 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के लिए 1.24 डिवाइड बाई 16 करना पड़ेगा। 64.46 को आप डिवाइड कर रहे होंगे 35.5 से। देखिए पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे कि आपको एक्यूरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं जनाब। एट द एंड आपको रेशियो निकालना है, तो इसका सॉल्व करेंगे तो 12 एकम 12 2 यानी कि 1.2 के समथिंग आ रहा होगा। ये तो 1.8 ही आ जाएगा। 16 एकम 16 3 आ जाएगा, दैट मीन्स ये भी 1.2 आने वाला है। 35 दूनी 70 हो जाएगा, है ना। तो 35 एकम 35 आप करेंगे तो ये 1.8 के समथिंग आ रहा होगा। ठीक है, यस, ये आपके पास क्या आ चुका है? मोल परसेंटेज। अब हम मोलर रेशियो की बात करते हैं, इसको मोलर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा रेशियो बने ना, 12 18, इसको हम क्या करेंगे? इसको पहले तो हम ऐसे करते हैं 1.2, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? आप खुद सोचिए। देखिए 1 1.5 1.5 आने वाला है। अगर आप इसको 1.2 से डिवाइड करेंगे ना, छोटे नंबर से 1.2 से डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ पर आएगा, 1.5 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, 1.5 यहाँ पर आएगा। मोलर रेशियो देखिए पॉइंट वगैरह चलता नहीं है, तो इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट वगैरह नहीं चलता है ना मोलर रेशियो में। 2, इसको 3, ये 2 एंड ये भी 3। तो ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बनकर तैयार होने वाला है जनाब। क्या बनेगा? इंपेरिकल फॉर्मूला कहां पर लिखेंगे हम? येलो पे से लिखेंगे यहां पर। इंपेरिकल फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, C कार्बन C2 H3O2 Cl3। ये आपके पास आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आ चुका है। आपसे पूछा गया है इसका मास क्या है। ओके, इसका मास आपसे पूछा गया है, तो क्या हम इसको रफ कर लेते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हम। आई थिंक आप इसको ऐसे, है ना, कि भैया इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होने वाली है यहाँ पे। कार्बन के लिए आपको 12 दूनी 24 करना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32 एंड 3 क्लोरीन है तो 35.5 इंटू 3, 35.5 इंटू 3 आप करेंगे तो 24 3 27 2 29 3 59 आने वाला है ना। यही तो आएगा, देखो 24 27 59 एंड यहाँ पर 35 3 105 105 106 आ जाएगा, है ना। 3 5 15 यस 15 16 106.5 आने वाला है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 165.5 आ रहा होगा। इतना ही तो आएगा। कुछ गलती तो नहीं करी हमने? नहीं, कोई गलती नहीं करी। 10 to the power -1 के फॉर्मेट में आपसे पूछा गया है, 1655 इंटू 10 to the power -1 आप लिख सकते हैं। बताइए जब, लेकिन दिक्कत क्या है ना, जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपके पास ऐसी कोई वैल्यू आई जो 1655 यानी कि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो कॉन्फिडेंस आए, इसके लिए आपको PYQs को प्रैक्टिस करना पड़ेगा जनाब, है ना। कोई और ऑप्शन है नहीं। देखिए कोई भी गलती यहाँ पर हमने नहीं करी है। एक बार हमको भी लगा कि क्या हमने सही किया है कैलकुलेशन, तो बिल्कुल जनाब कैलकुलेशन बिल्कुल सही है एंड यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, दैट इज 1655। ऑलराइट, कुछ कॉन्सेप्ट है जिन पे आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एक ये वाला कॉन्सेप्ट है, एक रिएक्शन बैलेंस करने वाला कॉन्सेप्ट है। इन पे क्वेश्चंस रिपीटेटिव मोड में पूछे जा रहे हैं, तो आगे पूछे जाएंगे, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना ही है।
नाउ आई थिंक यस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जनवरी अटेम्प्ट का, उसके बाद हम अप्रैल अटेम्प्ट के PYQs सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओहो, आपके पास ABCDE यानी कि 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, बताइए करेक्ट कौन सा है। चलिए पढ़िए। वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। वेट ऑफ अ सब्सटेंस नहीं जनाब, मास होता है। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ये वाली लाइन भी सही होगी, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। तो ये स्टेटमेंट आपको गलत से आएगा। मास इज द फोर्स, ओके नहीं नहीं, मास नहीं, ये होता है वेट। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, W इज इक्वल टू mg, पढ़ा है ना, यस, ये होता है वेट, ये होता है मास। जब आप मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं ग्रेविटी से, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, उसी को हम बोलते हैं वेट। तो जनाब ये मास नहीं, यहाँ पर वेट होना चाहिए, यानी कि ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर वेट नहीं मास होगा, यहाँ पर मास नहीं वेट होगा। ए और बी दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो चुके हैं। देखिए क्या हम कुछ ऑप्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं। ए वाला है गलत, ए वाला है गलत, बी वाला है गलत। 1 सेकेंड, बैटरी लो हो चुकी है, यस, बी वाला गलत। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो चुका है, यानी कि CDE आपके स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है आइए समझते हैं। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, बताइए कोई दिक्कत इसमें, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर वाटर है, तो आप चाहे जहां पे रखें वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 1 लीटर का ही, है ना। तो एब्सोल्युटली करेक्ट, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल, बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसीलिए हम केल्विन स्केल को प्रीफर कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टेम्परेचर नहीं आता है। 0 केल्विन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, है ना, इसी को हम बोलते हैं। इसके नीचे पॉसिबल ही नहीं है, ये जनाब कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। यस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका, सॉरी स्टेटमेंट डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, बिल्कुल क्लास 12th में आपने इसके ऊपर प्रैक्टिकल जरूर से किया होगा फिजिक्स में, है ना। प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। जितनी बार आप क्वांटिटी को मेजर करते चले जाते हैं उसी को हम प्रिसीजन बोलते हैं। यानी कि अगर आपने मान लीजिए किसी कुछ है आपके पास मेजर करने के लिए, इस पर्टिकुलर चीज को आपने मेजर किया, 10 बार मेजर किया और हर बार 1.8 सेंटीमीटर ही आया, दैट मीन्स आपका प्रिसीजन बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि स्टेटमेंट ई भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को फिजिक्स के प्रैक्टिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, और बायो के प्रैक्टिकल करने को मिलते नहीं है ना। हटाएंगे भैया इसको यहाँ से। तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल पे थोड़ा सा ध्यान लगाएं, जो आपको क्लास 12th में कराने को मिले रहे हैं, क्योंकि उससे बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना। तो CDE बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाने वाला है। ठीक है जनाब, अब यहाँ से अप्रैल के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, है ना। चलिए चलते हैं, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।